रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को अनुराग शर्मा और संज्ञा टंडन का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेश्वर वशिष्ठ की कहानी मिसेस भादुड़ी का फैसला। वाचन संज्ञा टंडन। रेडियो प्लेबैक इंडिया। कोरोना काल की इस भयावह चुप्पी को हम सब ने स्वीकार कर लिया है। सोसाइटी के भीतर की सड़कें खाली पड़ी हैं। खुली पार्किंग में लगी कारों पर धूल की मोटी परतें जमी हैं और उन पर चित्रकारी करने वाले बच्चों की उंगलियां गायब हैं। छोटे बच्चों के पार्क में लगे लाल हरे झूलों पर चिड़ियां भी झूलने से परहेज कर रही हैं। हर तरह की चहल पहल गतिविधियां म्यूट मोड पर चली गई हैं। टावर के गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड साहबों को सलामी देने और मेट्स की एंट्री कार्ड जांचने की कवायद भूल चुके हैं। लिफ्टें अनजानी मंजिलों पर घंटों खड़ी ऊँघती रहती हैं। उनकी पल पल शोभा बढ़ाने वाली मेड सर्वेंट्स की सिलहटी बंगाली की गूंज तो पिछले 1.5 महीने से नदारद है। समय चलते चलते लड़खड़ा कर ठहर गया है। चर्चा है कोरोना का शिकार हो गया है। जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है, घरों के बंद दरवाजों के पीछे चलने वाली कहानियों में जटिलता आने के साथ साथ रोमांच और तनाव भी बढ़ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कार्यरत व्यस्ततम जवान जोड़ों ने लॉकडाउन के पहले 15 दिनों में जितना वर्क फ्रॉम होम किया, लगभग उतना ही प्यार भी दिया। उन्होंने एक दूसरे को सुरक्षित निजता की सुखदतम परिस्थितियों में पाया, जहां घर के दरवाजे की घंटी का अप्रिय दखल बिल्कुल नहीं है। सुबह के सूरज की कुनमुनी धूप जब पर्दों के बीच से ताक झांक करने लगती है, तो वे बिस्तर छोड़ने से पहले एक दूसरे को चूमते हुए पायताने पड़ी चादर के नीचे दबे अपने शरीर के न्यूनतम आवरण तलाश करते हैं। कोरोना उनके घर में लगे डेट कैलेंडर पर क्लिप की तरह चिपक कर रह गया है। अधेड़ों की जिंदगी हमेशा ही उन किसानों की तरह रही है, जो चाहे घर में हो या खेत में पल पल मौसम का ही हिसाब लगाने के लिए अभिशप्त हैं। उनके घरों में 1 या 2 किशोर बच्चे हैं। बूढ़े कहलवाना ना पसंद करने वाले माँ बाप हैं और लॉकडाउन में चलते मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंची पोजीशन पर होने के कारण उनकी अनेक व्यावसायिक व्यस्तताएं हैं। वे बच्चों को दादा दादी के सुपुर्द कर आश्वस्त हैं कि ऑनलाइन टीचिंग और स्नेह के मिश्रण से बच्चों का विकास इस समय कठिन समय में भी बाधित नहीं होगा। अलग अलग कमरों में बैठे उन दंपतियों के कानों में दिन भर ईयरफोन लगे रहते हैं और उंगलियां लैपटॉप पर नाच रही होती हैं। मेड सर्वेंट्स के अभाव में उन्हें बीच के अवकाश में उठकर घर की सफाई भी करनी होती है और बच्चों की पसंद का खाना भी बनाना पड़ता है। जब से उन्होंने एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पढ़ी है, उनके दायित्व बहुआयामी और जटिल हो गए हैं। शुक्र है इसी से भी न डरने वाले बच्चे टेलीविज़न पर आ रही खबरों को देखकर कोरोना को गब्बर सिंह मानने को तैयार हो गए हैं। इस हाई एंड सोसाइटी में आलोक भादुड़ी जैसे सीनियर सिटीजन भी हैं, जिन्हें रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। उनकी बेटी और दामाद अमेरिका में रहते हुए वीडियो कॉल करके हाल चाल लेते रहते हैं। बेटा और बहू कोलकाता में मस्त और प्रसन्न हैं। मिसेस भादुड़ी सीनियर सिटीजन बनने की ओर बढ़ते हुए भी वास्तविक उम्र से 10 साल छोटी नजर आती हैं।
तांत की कलफ लगी साड़ी और माथे पर उषा उत्थुप जैसी बड़ी सी बिंदी उनकी सामाजिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है। उनके लोकट, बैकलेस, स्लीवलेस ब्लाउज और नाभि दर्शना साड़ी के विन्यास पर अधेड़ ही नहीं, जवान पुरुष भी खूब ध्यान देते हैं। सोसाइटी के हर सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम में वो इतना बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं कि महिलाएं उनकी गॉसिप्स में उनका नाम न जाने कितने पुरुषों के साथ जोड़ते हुए पाई जाती हैं। भादुड़ी साहब अपनी चाय हमेशा से खुद ही बनाते आए हैं। अपनी सुपारियां भी सरौते से खुद ही काटते हैं। इसके सिवाय घर के किसी कामकाज में हाथ बटाना उन्हें शान के खिलाफ लगता है। कल मैंने हालचाल जानने के लिए जब उन्हें फोन लगाया तो गुस्से से फट पड़े। कोरोना हो या मोरोना, अगर हम रेलवे की नौकरी से रिटायर ना हुए होते तो कम से कम 4 एम्प्लॉय हमारे बंगले पर हर वक्त तैनात रहते। आप लोगों ने सब पार्ट टाइम मेड सर्वेंट्स का एंटी ब्लॉक करवा दिया है। बहुत फालतू RWA है हमारा। सीनियर सिटीजन्स की तो परवाह करो भाई। एक लंबा पॉज लेने के बाद मिस्टर भादुड़ी ने कहा, बात करो अपनी बॉडी से। ये सबसे ज्यादा परेशान है। ब्यूटी पार्लर तक बंद करवा दिए हैं आपने। नमस्कार भाभी जी, क्या कह रहे हैं दादा, आप परेशान हैं? मैंने मजाकिया लहजे में पूछा। उन्होंने बड़ी मीठी सी हंसी हंसने के बाद गंभीर होते हुए कहा, आपका दादा कुछ नहीं जानता हमारे बारे में। हमारी 40 साल पुरानी शादी व्यर्थ चली गई है, ये समझो। जब हम शादी करके आए थे 18 साल थी हमारी वयस। आपका दादा तो रेलवे का अफसर था, बहुत लोग थे चाकरी में, पर हमारे लिए घर में काम नहीं था और इनके पास हमारे लिए समय नहीं था। शुद्ध परेशानी तो तब थी। हो, मैंने कहा, हमने जिंदगी को तब अपने तरीके से जीना सीखा। म्यूजिक सीखा, डांस सीखा, पेंटिंग सीखा, बहुत लोगों से दोस्ती बनाया। पर देखो, झाड़ू पोंछे जैसे काम हमसे नहीं होते, उन्होंने संयत होते हुए कहा। और मैंने कहा, ओह, किसने सोचा था इस समय के विषय में। और फोन कट गया। मुझे लगा इन दिनों तो अगर एयरटेल के थके हारे नेटवर्क पर टेस्टिंग भी करा ली जाए तो यकीनन वो भी कोरोना पॉजिटिव मिलेगा। किसी तरह से अप्रैल का महीना कट गया था। कोरोना के देशव्यापी प्रसार और खासकर दिल्ली के हालात देखते हुए ये साफ हो चला था कि लॉकडाउन 3 मई को खत्म नहीं होगा। इसे 2 सप्ताह के लिए पुनः बढ़ाया जाएगा। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के मंच पर हंगामा मचा हुआ था। कुछ लोग सोसाइटी के भीतर ही सुबह शाम सैर करने की अनुमति के लिए आग्रह कर रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि अब बहुत हो गया, मेड सर्वेंट्स को एंट्री दे देनी चाहिए। मिसेस भादुड़ी की मांग सबको उद्वेलित कर रही थी कि घरेलू सहायकों के बिना उनका जीवन ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। हर सदस्य को हर पल जुल्फे लहराती हुई लाचार और परेशान मिसेस भादुड़ी अपने आस पास ही नजर आती थीं। हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अरोड़ा को तो आरोग्य सेतु ऐप में भी कोरोना संक्रमण की जगह मिसेस भादुड़ी की कत्थई लाल बिंदी ही नजर आ रही थी। उनका विश्वास था कि हम भले ही कुछ न कर पाते हों, मेनका का कष्ट इंद्र को हर पल नजर आता है। इसलिए इन दिनों हर सप्ताह आंधी और बारिश आ रही है, गर्मी ठीक से आ नहीं पा रही है और कोरोना लाहालोट हो रहा है। हमने बड़ी मुश्किल से पड़ोस की किसी दूसरी सोसाइटी का नोटिस मंगवा कर माई गेट ऐप पर पोस्ट करते हुए मिसेस मेनका भादुड़ी और अन्य उद्भ्रांत निवासियों को तात्कालिक रूप से शांत किया कि सभी सोसाइटियों में ऐसे प्रतिबंध जारी हैं। अगर कोरोना संक्रमण रुका तो 17 मई के बाद मेड सर्वेंट्स को सोसाइटी में आने जाने के विषय पर विचार किया जा सकता है। ये सारा तमाशा चल ही रहा था कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का फोन आया कि टावर 7 के 22वें तल पर स्थित फ्लैट नंबर 2203 से किसी स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है। लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने वहां जाकर कई बार दरवाजा खटखटाया है, लेकिन फ्लैट में रहने वाला कपल दरवाजा नहीं खोल रहा है।
क्या पुलिस को सूचना दी जाए? अभी ठहरो, पुलिस को सूचना देने से पहले लेडी सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनके किसी परिचित को भेजते हैं, हो सकता है मामला यहीं निपट जाए। सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने जय हिंद बोला और फोन रख दिया। एडमिन स्टाफ ने बताया ये फ्लैट मिस्टर भादुड़ी के किसी संबंधी की प्रॉपर्टी है और इस समय उसमें मिस्टर जयंत बोस किराए पर रहते हैं, जो किसी दिल्ली की कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी यहाँ एक स्थानीय कंपनी में कार्यरत हैं। अरोड़ा जी का कहना था, इस कोरोना के समय में हम मिसेस भादुड़ी से कैसे कह सकते हैं कि वो उस फ्लैट में जाकर हालात का पता लगाएं? बीमारी के भय से सभी तो आतंकित हैं। क्या हम लोग अपनी पत्नियों को वहां भेज सकते हैं? तो पुलिस बुलाएं, मैंने कहा। अरोड़ा जी चुप हो गए। मैंने मिसेस भादुड़ी को फोन लगा दिया। नमस्कार, भालो आछेन? उनकी आवाज में वही माधुर्य था। जी भाभी जी, अचानक एक समस्या आ गई है, आपसे सहायता की दरकार है, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। बोलून, अब क्या हुआ? मेड सर्वेंट को तो आप लोग एंट्री देगा नहीं, ब्यूटी पार्लर खुलेगा नहीं, भाभी को ऐसे ही परेशान करके मार डालोगे क्या? कोई बात नहीं, तुम काम बताओ। टावर 7 के फ्लैट 2203 में जो मिस्टर बोस रहते हैं ना, उनके घर से उनकी पत्नी के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है। सिक्योरिटी स्टाफ को वहां पता करने के लिए भेजा था, पर वे लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। हम पुलिस को सूचना देने से पहले आपको बताना चाहते थे, मैंने कहा। ओ माय गॉड, आपने ठीक किया है। मैं ठीक से मास्क और हैंड ग्लव्स पहनकर अब भी आती हूँ। अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस भी तो हमारे लिए जान जोखिम में डालते हैं ना। मैं वहां जाकर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। उन्होंने फोन रख दिया। यार, कोई बड़ा पंगा ना हो, बाद में हमसे सवाल हो कि हमने तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। अरोड़ा साहब ने परेशान होते हुए मुझसे कहा। आपको मेनका भाभी पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरोड़ा जी ने अपना मास्क ठीक करते हुए सैनिटाइजर की बोतल को मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाथों को तरीके से चुपड़ने रगड़ने के बाद सामने लगे टीवी पर हम कोरोना की खबरें सुनने लगे। अगला समाचार था, देश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों और गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। लगभग आधे घंटे बाद मेरा फोन बजा। मिसेस मेनका भादुड़ी का फोन था। सब ठीक हो गया है। मिसेस बोस ने शीशे का गिलास तोड़कर उससे अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की थी। नस बच गई, पर कलाई पर घाव हुआ है। मैंने टावर 3 से डॉक्टर शर्मा को बुलाकर मरहम पट्टी करा दी है। मैं मिसेस बोस को अपने घर ले जा रही हूँ। पुलिस को सूचना देने की दरकार नहीं है। अरोड़ा जी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ऐसे वक्त में कौन सामने आता है? आज मिसेस भादुड़ी ने प्रूव कर दिया कि वो कोई मामूली औरत नहीं है। पर यार, वे बोस लोग तो न्यूली मैरिड हैं, उनके बीच इतनी जल्दी क्या हो गया? कोरोना मैंने शैतानी से मुस्कुराते हुए कहा। रात को बात करूंगा मिसेस भादुड़ी से, तब पता चलेगा कि असल माजरा क्या है। रात को मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मिसेस भादुड़ी से पूछूं कि आखिर हुआ क्या था उस कपल के बीच। उन्हें मिसेस बोस को अपने घर क्यों लाना पड़ा? वैसे ये सब जानने का हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पर मुझे अरोड़ा जी की बेचैनी की फिक्र थी। वे निश्चित रूप से रात भर किसी सपने में मेनका जी के आसपास ही घूमते रहे होंगे। सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने सोचा कि मिसेस भादुड़ी को फ़ोन लगाकर ये पूछना तो बनता है कि मिसेस बोस की तबीयत ठीक है ना। नमस्कार भाभी जी, अब कैसी हैं मिसेस बोस? रात उन्हें उनके घर भेज दिया था क्या? मैंने पूछा। नहीं, अब तृष्णा मेरे साथ ही रहेगी। अरे, समझौता करा दीजिए भाभी जी, पति पत्नी में ये सब हो ही जाता है। अलग होने में सदा स्त्री का ही नुकसान होता है। आप समझ सकती हैं ना, मेरे मुंह से निकल गया। यू आर राइट, मैं ही समझ सकती हूँ, तुम नहीं जानते। आज से लगभग 40 साल पहले एक ऐसा ही समझौता हुआ था। एक लड़की जिसकी शादी को लगभग इनकी शादी जितना ही समय हुआ था, खड़गपुर रेलवे कॉलोनी के एक इंजीनियर्स बंगलों में दारुण विलाप कर रही थी। उस लड़की ने अपने माता पिता से कहा था कि आपका दामाद किसी स्त्री को लैंगिक सुख देने योग्य नहीं है, मुझे यहाँ से ले चलो।
पर किसी ने नहीं सुना। उस लड़की की माँ ने नाराज होते हुए अपनी बेटी से कहा था, स्त्री के लिए शारीरिक सुख किसी मृत तृष्णा से अधिक नहीं है। संतान तो किसी आनंद के बिना भी संभव है। अभिजात्य वर्ग में पुरुष की सामाजिक हैसियत देखी जाती है, आय देखी जाती है। हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुम इस संबंध को अपना भाग्य मान लो। उफ, सॉरी, मैंने द्रवित होते हुए कहा। उस दिन उस लड़की के साथ कोई नहीं था। वो बीए पास थी, पर उसे नौकरी पाने का भरोसा नहीं था। वो क्रूर समाज की नज़रों के बीच बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसने समझौता विवश होकर कर ही लिया। उसने समझौता विवश होकर ही किया था। शुरू के कई सालों तक वो रात भर रोते हुए, करवटें बदलते हुए जागती रहती थी और दिन में सोती थी। उसकी माँ ने ठीक ही कहा था, गर्भधारण करने के लिए स्त्री को कोई बड़ा द्वंद्व युद्ध जीतने की आवश्यकता नहीं होती है। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के पालन पोषण में जीवन कटने लगा और एक दिन जब बच्चे बड़े हो गए, वो फिर से अकेली हो गई। लेकिन तब तक उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उम्र की ढलान पर उसे कई पुरुष मिले जो उसके गुणों और सुंदरता से प्रभावित होकर कुछ दूर साथ साथ चलना चाहते थे। उसने इन संबंधों को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो अपने शरीर में बज रही दुंदुभी को किसी जुगलबंदी के रूप में सुनना चाहती थी। जीवन को वे सब अनुभव पा लेने देना चाहती थी जिनसे वो लगातार वंचित रही थी। कुछ देर मौन रहने के बाद मिसेस भादुड़ी ने फिर कहा, कल रात तृष्णा ने मुझे बताया कि उसका पति ऑफिस से बहुत देर करके घर लौटता है, फिर थकान और मन न होने का बहाना करता है। वे सुख भोग के इस इशू पर अक्सर झगड़ते हैं और इस तरह से लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। वे दोनों HR में MBA हैं और अब इस कोरोना समय में उनकी नियोक्ता कंपनियां अस्थायी रूप से बंद हैं। घर के भरपूर आराम में कोई तनाव या चिंता नहीं है, फिर भी तृष्णा शारीरिक सुख से वंचित है। कल नीलय ने तृष्णा से कहा था, तुम हर वक्त मुझे क्यों परेशान करती रहती हो? अच्छे परिवारों की लड़कियों को वेश्याओं की तरह काम सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नीलय ने जब उस सामान्य स्त्री को वेश्या कहा तो वो उस अपुरुष द्वारा किए गए इस अपमान को कैसे सह पाती। इसी वजह से उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। अब क्या होगा मिसेस भादुड़ी? तलाक होगा? तृष्णा के माँ बाप भयभीत हैं, पर वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसके पास जॉब है। स्त्री का आत्मसम्मान अब इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई अपुरुष उसे वेश्या कह दे। कोई समझौता नहीं होगा, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। फोन कट गया। मेरा मन मिसेस भादुड़ी के प्रति श्रद्धा से भर गया। जब मिसेस भादुड़ी से मेरी बातचीत चल रही थी, पीछे से अरोड़ा जी का फोन आ रहा था। कुछ ही क्षणों में फिर से फोन बजा। अरोड़ा जी का ही फोन था। क्या पता चला कहानी में आगे? मैं तो रात भर तुम्हारे फोन का इंतजार करता रहा। पल भर के लिए मैं विचलित हुआ, पर खुद को संभालते हुए मैंने कहा, कोई खास बात नहीं बॉस। वे लोग रोज रोज टेलीविज़न पर कोरोना से होने वाली मौतों को देखकर घबरा गए थे। लड़की बहुत भावुक है, उसने अवसाद के कारण आत्महत्या की कोशिश की थी। मिसेस भादुड़ी ने कहा है वो लड़की को काउंसलिंग देंगी, सब संभाल लेंगी। इस मामले में जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आज झूठ बोलकर मैंने स्त्री अस्मिता को उपहास का पात्र बनने से बचा लिया था। मैं नहीं जानता इस कोरोना काल के गर्भ में और क्या क्या उजागर होना निहित है। बोलती कहानियां क्रम में आज आपने सुनी राजेश्वर वशिष्ठ की कहानी मिसेस भादुड़ी का फैसला। Radio Playback India.